हिंदी आचार्य पर आपका स्वागत है मित्रों। आज हम पंच परमेश्वर कहानी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो आइए पढ़ें। पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र यही है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी कि मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक उसकी रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। हलवे पुलाव की वर्षा सी कर दी गई, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ऐसी ही बातें सुननी पड़ती थी। प्रायः मतलब अक्सर। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-4 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसकी पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, परंतु जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी या नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यहाँ थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकार हिरन को जाल में की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसे सांत्वना दी हो। चारों ओर घूम घूम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, यों आने को तो आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? हमारे सोए हुए धर्मज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का उत्तर न दे सका और उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उनका स्वागत करते थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। और जुम्मन ने मुझे ताहयात यानी कि जब तक मैं जिंदा हूँ रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा किसे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी।
रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े थे जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खालाजान जिसे चाहें उसे पंच बनाए। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम चाहे जिसे पंच बनवा लो। खाला जान जुम्मन के आरोप को समझ गई और बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, कैसी बात कहते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम तो जानती हो मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंचों के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हमसे भी जो बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है, अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम लिख दी थी, मैंने उन्हें ताहयात कपड़ा खाना देना कबूल किया था, खुदा गवाह है आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी, मैं उन्हें माँ के समान समझता हूँ, उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं, जायदाद कितनी है वह पंचों से छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया, अभी वह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसा काया पलट हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे, इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया, उन्हें नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो संपत्ति की वह रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए, मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कह रहे थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, दोस्ती दोस्ती की जगह है, परंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो वह कब की रसातल में चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते दिखाई नहीं देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा, एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते तो थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटा करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, परंतु बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल ले आए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग उनके दर्शन करते रहे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अब अकेला बैल किस काम का, उसका जोड़ बहुत ढूंढा पर मिला ना,
तो निश्चय हुआ कि उसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेड़ के 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां से कुछ रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाता था कि फिर जोत दिया। इक्के का जुआ देखते ही बैल का लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, परंतु वह पानीदार मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर ना उठते थे। कोड़े खाकर कुछ दूर दौड़ा, धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। कई बार गुड़ और कई खेपे उन्होंने घी बेचे थे। 250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके अलावा गाड़ी पर कई बोरे नमक भी था, इसलिए वे कहीं जा भी ना सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर लेट गए। वही रत जगह करने की ठान ली। आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। सुबह जब नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल के भी नदारत। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया है कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैलों के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसर पर वे भी एकत्र होते आते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते। 150 रुपए से इस तरह हाथ धोना अलगू के लिए आसान न था। एक बार वे भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने इन दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। लोगों ने परामर्श दिया कि इस तरह से काम ना चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। इसमें तीसरे दिन वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किसको पंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह तो बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्ज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उर्ज होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधार होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरे बुरे विचारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। यह तो सब चाहते ही थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु 2 महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल मर जाने से समझू की हानि हुई। सभ्य व्यक्ति समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर वह पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का उसे साहस ना हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया। समझू को उचित है कि वह बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिए होते तो आज झगड़ा ही ना होता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बहुत कठिन परिश्रम लिया गया। उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध भी ना किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, अतएव उनसे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, वह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। यह रियायत करे तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी फूले ना समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय।
प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को खरा कौन कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन और अलगू पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन गया था, परंतु आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई न तो किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिल का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।